Dear students, welcome to you all in this YouTube channel. तो in this series once again I am in front of you. जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको 3-फेज इंडक्शन मोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आपको बताई थी। सेकेंड लेक्चर मैंने आपको वर्किंग ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर यानी कि प्रिंसिपल ऑपरेशन के बारे में बताया था और स्लिप के बारे में बताया था कि स्लिप क्या होता है और दूसरे इफेक्ट ऑफ स्लिप के बारे में बताया था। तो यानी कि ये जो 3-फेज इंडक्शन मोटर है उसमें स्लिप जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हम जो है वो अब तीसरे लेक्चर में थर्ड लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉर्क इक्वेशन को हम समझेंगे कि 3-फेज इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क इक्वेशन है वो क्या होती है। टॉर्क जो होता है 3-फेज इंडक्शन मोटर का 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो यहाँ पर जो है वो है रोटर करंट। पहले पैरामीटर में जो आता है वो रोटर करंट होता है, जिसको कि मैंने यहाँ पर I2 से दिखाया हुआ है। ये जो पहला पैरामीटर लिखा हुआ है रोटर करंट I2। दूसरा जो पैरामीटर होता है जिस पर कि टॉर्क डिपेंड करता है दैट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट यानी cos ∅2 पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो पैरामीटर है दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लक्स यानी कि विच लिंक्स विद द रोटर, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू पर भी जो है वो टॉर्क डिपेंड करता है। यानी कि जो टॉर्क है वो इन तीनों पैरामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई फ्लक्स, I2 रोटर करंट, cos ∅2 दिस इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। तो फ्लक्स जो है बेसिकली फ्लक्स E2 किस पर डिपेंड करता है, EMF जो रोटर में इंड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कटिंग ऑफ फ्लक्स की वजह से। यानी कि E2 डिपेंड कर रहा है फ्लक्स के ऊपर। तो हम टॉर्क की वैल्यू को अब लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रोटर पैरामीटर्स, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन EMF इंड्यूस इन द रोटर सर्किट, करंट इन द रोटर सर्किट एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। तो हमारी जो टॉर्क की इक्वेशन आ जाती है वो टॉर्क की इक्वेशन जो है वो रनिंग कंडीशन के लिए वो हो जाती है। यहाँ से आप देख रहे होगे कि जो रनिंग कंडीशन के लिए टॉर्क की इक्वेशन वो क्या है, K जो कि कांस्टेंट है, S जो कि स्लिप है, E2 स्क्वायर EMF की वैल्यू E2 है, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। ये इक्वेशन कहाँ से आती है उसको हम समझ लें जरा जल्दी से। टॉर्क की वैल्यू आपने देखा कि वो नीचे आपने जो इस इक्वेशन में लिखी हुई है वो क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा K E2 I2 cos θ2। यहाँ से K E2 की वैल्यू तो ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पर जो है वो EMF की वैल्यू है रोटर सर्किट में। I2 की वैल्यू को आप इन टर्म्स ऑफ द EMF लिख सकते हो, E2 अपॉन क्या हो जाएगा ये E2 अपॉन Z2। और अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हम इसमें ये ले लेते हैं कि ये रनिंग कंडीशन का EMF है। और जैसा कि आपने पिछले वाले लेक्चर में समझा था कि रनिंग कंडीशन में जो EMF हो जाता है वो कितना होता है, S टाइम्स, यानी कि S टाइम्स हो जाता है, स्लिप टाइम्स हो जाता है। इसी तरह से cos θ2, cos θ सभी लोग जानते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ R2 अपॉन R अपॉन Z होता है। यानी कि यहाँ पर जो रोटर की बात करें तो R2 अपॉन Z2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिली वो क्या मिली, इट इज़ इक्वल्स टू K S E2 स्क्वायर R2 अपॉन Z2 स्क्वायर। और Z2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाती है। यानी कि अगर मैं रनिंग कंडीशन की टॉर्क की बात करता हूँ तो हमारा एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, वो क्या होगा, KS E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। और अगर मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग में टॉर्क कितना होगा, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, तो जैसा मैंने पहले बताया था स्लिप की वैल्यू उस समय कितनी होती है, यानी कि मोटर जो है वो 100% स्लिप करती है, S की वैल्यू 1 हो जाती है। और जब S की वैल्यू 1 होगी तो इस यहाँ पर S की वैल्यू इस इक्वेशन में हम जब 1 रख देंगे तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, K E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से दी जाती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स 3/2πN2, यानी कि जो आप उसमें रोटर में जो आप टर्न लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत बार जो है वो फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है कि ड्रॉ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर एंड एक्सप्लेन इट।
तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए अपना जो फार्मूला है रनिंग कंडीशन वाला वो ले लेते हैं। ये आपने भी समझ लिया। यहाँ पर स्लिप की वैल्यू आप और ध्यान से समझ लो फिर से, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, स्लिप की वैल्यू जो होती है वो इट इज़ द डिफरेंस इन स्पीड, यानी कौन सी स्लिप स्पीड जो कहलाती है ns - n अपॉन ns × 100। पहला पॉइंट हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन स्लिप इज s = 0। स्लिप s = 0 मतलब कब होगा? ये मोटर जो है वो स्लिप नहीं कर रही है, 0 है। इसका मतलब दोनों ही स्पीड आपस में बराबर मानी जा रही है यहाँ पर, कि मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर दौड़ने लग गया है, यानी कि उसने जो है वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर ली। अगर हो तो क्या होगा? अगर दोनों ही स्पीड अगर आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब s की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर s की वैल्यू 0 हुई, अगर मैं इसको यहाँ पर s की वैल्यू को 0 करूँ तो टॉर्क कितना मिलेगा आपको? इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो यू गॉट हियर द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर टॉर्क 0 है, जहाँ पर टॉर्क 0 है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर टॉर्क 0 और स्लिप की वैल्यू भी दोनों ही 0 हैं यहाँ पर। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब आगे क्या होगा? ये तो शुरुआत का पॉइंट आपको मिल गया। फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्लिप, यानी कि अगर स्लिप की वैल्यू जो है वो स्मॉल वैल्यू हो। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्लिप की वैल्यू जो है वो कौन सी है। एक तो अभी आपने देखी 0, जब दोनों ही स्पीड आपस में बराबर हो गई, है ना, कि ns = nr, दोनों बराबर हैं। इसी तरह से दूसरा जो मिलेगा, जब ns की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ns वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी कि सॉरी ns की वैल्यू nr की वैल्यू अगर 0 हो जाए, रोटर की स्पीड अगर 0 हो, कब होगी 0? जब मोटर हमारी स्टार्टिंग कंडीशन पर होगी, यानी कि अबाउट टू स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में। तो क्या होगा? nr की वैल्यू 0 है, nr की वैल्यू 0 है तो ns के बराबर है। तो अब स्लिप कितना होगा? स्लिप की वैल्यू हो जाएगी ns अपॉन ns × 100, यानी कि 100%, यानी कि 100% मोटर स्लिप कर रही। तो इसका मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर जिस पर हमने स्लिप को दिखाया हुआ है, उसकी रेंज हमारे पास आ गई। यहाँ पर जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? इट विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। तो 0 वाला स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने अभी देख लिया। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो s = 1, तो इन दोनों के बीच में हम वैल्यू को वेरी करेंगे, स्लिप की वैल्यू को। तो यहाँ से आप देखोगे कि इस तरह से जो है वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर है उसके लिए हम लोग जो है वो सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ स्लिप। जब s की वैल्यू बहुत ही कम है, जब s की वैल्यू बहुत कम होगी तो इसका मतलब sx2 क्या हो जाएगा? sx2 अपने आप में बहुत कम होगा, क्योंकि x2 की वैल्यू तो ऑलरेडी कम होती है। दोनों की वैल्यू बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन r2 हो जाएगा। अगर ये बहुत कम है तो इस वैल्यू को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें और इसके अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करें तो क्या मिलेगा हमें? sx2 की वैल्यू आपने नेग्लेक्ट कर यहाँ पर की हुई है, तो टॉर्क जो है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और टॉर्क अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो यानी कि स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 0 और 1 के बीच में, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे इसके बीच में बढ़ेगी तो आपको जो है वो यहाँ पर कर्व जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, यानी कि वैल्यू जो है वो टॉर्क वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी। वो क्या होंगी? ऑन इंक्रीजिंग स्लिप एज फर्दर, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहाँ पर जो रोटर का रेजिस्टेंस है और sx2 की वैल्यू है, यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन sx2 जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ऐसी पॉइंट भी आ सकती है कि दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। तब क्या होगा? जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब इसका मतलब सीधा सा है, जब दोनों आपस में बराबर हो गए तब आपको जो है वो मैक्सिमम टॉर्क अचीव होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो मोटर मैक्सिमम टॉर्क देगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट जो मिला आपको वो कौन सा मिला? ये पॉइंट आपको मिला है, दिस पॉइंट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट। दिस इज यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पर स्लिप की वैल्यू, इस पॉइंट पर स्लिप की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर स्लिप की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई? आप देख सकते हो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू आप निकाल सकते हो, s विल बी इक्वल्स टू r2 अपॉन x2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि r2 विल बी इक्वल्स टू sx2 एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू कितनी होगी? r2 अपॉन x2 के बराबर।
तो ये आपका अगला पॉइंट आपको समझ में आ गया इसमें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तब क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ स्लिप, अब स्लिप की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब स्लिप की वैल्यू अगर आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब वेरी सिंपल कि SX2 की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो है कि SX2 की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहे हैं। R2 की वैल्यू को निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर SX2 बहुत ज़्यादा हो गया। जब SX2 बहुत ज़्यादा हो गया, R2 की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में आपने इसको नेगलेक्ट माना, तो इसमें जैसे ही आप इसको रखोगे वैसे ही आपको टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी। इसका मतलब सीधा है कि अब अगर हम अब स्लिप की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, स्लिप की वैल्यू को अब हम और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज करने में यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। तो आपको कर्व कुछ इस तरह से मिलना शुरू हो जाता है और ये घटता ही चला जाता है, घटता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब स्लिप अपने मैक्सिमम पोजीशन, जो कि आपको पता है कि 1 कब होता है, स्टार्टिंग में मोटर जो है वो 100% स्लिप होती है, तब उस समय क्या होगा, जब मोटर 100% स्लिप करेगी तब स्टार्टिंग में कब, यानी कि n की वैल्यू जब 0, रोटर घूम ही नहीं रहा है, घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है, s की वैल्यू 1 है, मोटर विल डेवलप स्टार्टिंग टॉर्क। यानी कि उस समय क्या होगा, मोटर में जो होगा वो, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर s की वैल्यू को 1 रख दूँ, s की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, तो जो हमें फार्मूला मिलेगा वो होगा किसके लिए, स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला। स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि मोटर में स्टार्टिंग के टाइम पर कितना टॉर्क है, कितना वो लोड इजी वे में कैरी कर सकती है, हैप्पीली कैरी कर सकती है, वो हमारी वैल्यू कहलाती है ये स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू। दिस इज़ द स्टार्टिंग टॉर्क। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि फार्मूले के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क का अगर मैं फार्मूला को अगर मैं ध्यान से देखूँ, उसको दोबारा से मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर। इस फार्मूले को हम लिखेंगे कि यहाँ देखो कि स्टार्टिंग टॉर्क में टी स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, टी विल बी इक्वल्स टू, के की वैल्यू तो 1 हो गई है, सॉरी एस की वैल्यू तो 1 हो गई है, के E2 स्क्वायर R2, SX2 की वैल्यू में एस की वैल्यू 1 हो गई है तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यानी एस की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोटर का जो शुरुआत में रिएक्टेंस होगा वो तो फिक्स होगा। अब रोटर का रेजिस्टेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि 2 टाइप के हम रोटर बनाते हैं। कौन कौन से रोटर बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा बनाते हैं बाउंड रोटर। बाउंड रोटर में क्या प्रोविज़न बताया था आपको कि वहाँ पर जो है रोटर का रेजिस्टेंस हम चेंज एक्सटर्नली कर सकते हैं, और अगर शुरुआत में कुछ रोटर का रेजिस्टेंस हम उसमें डाल दें तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें अच्छा मिल जाता है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम आगे देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, रोटर की रेजिस्टेंस का इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रोटर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज़ के यहाँ लिए हुए हैं, यहाँ वो लगाए हैं, कंपेयर किया हुआ है। R1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2 और R2 ग्रेटर देन R3, यानी कि R3 सबसे कम। रेजिस्टेंस अगर रोटर में कम होगा, जो कि प्रोविज़न बाउंड रोटर में ही केवल आप कर सकते हो, तो स्टार्टिंग टॉर्क आप देख रहे हो कितना मिल रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क तब ये है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, मैक्सिमम कर दी आपने, काफ़ी बढ़ा दी, तो क्या होगा, आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो आपको कंपेरेटिव टू ये वाले स्टार्टिंग टॉर्क के कंपैरिजन में आपको बढ़ के मिलेगा। तो जो बाउंड रोटर मोटर्स होती हैं डियर स्टूडेंट, जो बाउंड रोटर मोटर्स होती हैं उसमें हम टॉर्क की वैल्यू, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ स्लिप को देख सकते हैं कि स्लिप का जो है वो इफ़ेक्ट टॉर्क के ऊपर क्या पड़ता है, और साथ के साथ में रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है, और हम टॉर्क की वैल्यू को किस तरह से हम वेरी करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। इसके अलावा जो हमारे कुछ और भी जो पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, राइट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको आप समझ लो। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग का क्या मतलब हुआ कि आपने सप्लाई ऑन की, मोटर घूमने लग गई, एक्स्ट्रा कोई भी अरेंजमेंट आपने नहीं किए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। 3-फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। और किस वजह से सेल्फ स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग फील्ड होता है।
ये क्यों होता है? जब हम पॉलीफेज मोटर की बात करते हैं, पॉलीफेजेस की बात करते हैं, एक से ज़्यादा फेज की बात करते हैं, तो उस केस में जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो होता है लेस आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कम होता है। ब्रश स्पार्किंग, ये भी कम, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेस दैट में कॉज स्पार्क्स। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी होगी, ब्रशेस होते हैं लेकिन वो हर मोटर में नहीं होते हैं। दो टाइप की मोटर हैं। पहली मोटर आपको कहला रहे हैं, पहली मोटर आपको बता रहे हैं कौन सी है, जो कि स्क्वायरल गेज है, कोई ब्रश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी में जो ब्रशेस होते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर ये भी है कि ये जो हमारे बाउंड रोटर मोटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज उसमें यूज हम करते हैं। रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिकल, चीपेस्ट मोटर है, रग्ड एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। जैसा कि आपने देखा कि इसमें इस तरह कोई भी पार्ट नहीं है जिसको कि मेंटेनेंस की बार बार ज़रूरत हो। सिंपल इन डिज़ाइन, डिज़ाइन इसकी सिंपल है। रिलायबल ऑपरेशन है। एफिशिएंसी जो है वो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक्शन पे ये काम करती है आपने तो ट्रांसफार्मर एक्शन तो एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। इजी टू कंट्रोल, कंट्रोलिंग आसान है। रन सेट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम 0 टू फुल लोड। 3-phase induction motors are used. 3-phase induction motors are the most common and frequently used machines in the industry. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3-phase इंडक्शन मोटर जो है वो हमारी बहुत ही ऐसी मोटर है, फ्रेंडली मोटर है, जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।